संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, परीक्षा की डेट लगभग आ चुकी है, धीरे धीरे करके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। एक सौभाग्य की बात है कि जो भी परीक्षा में बैठता है उनको कहीं ना कहीं टेंशन होती है कि इस साल पेपर कैसा आएगा। वैसे एक इंस्टीट्यूट की दृष्टि से मैं देखूं तो ये नेचुरल है, हमारे लिए तो आम बात है कि नॉर्मली हर साल पेपर आते हैं, लेकिन जो परीक्षा में बैठता है उसको कुछ अजीब सा लगता है कि पता नहीं इस बार क्या होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी अपने जो किसी शायद अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ पाते या कोई ना कोई कारण से उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता कि कैसे पेपर करना है, एग्ज़ाम के दिनों में कैसे पढ़ना चाहिए, किन क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए, किन को पहले करना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किन का वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक में किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इन सब की जानकारी सभी बच्चों को प्रॉपर नहीं होती। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके स्पेशली बार बार फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे, और कुछ बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट भी किए थे कि सर अपने इस रॉयल इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे हर बार रेगुलर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हमें आपके जो स्टाफ है उनसे रूबरू कराया जाए, एक ऐसा सेशन रखा जाए जिन पे हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट बातें आपके स्टाफ से सीख सकें। उन बच्चों की बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे यूँ लगा कि क्यों ना एक बार आपसे बात कराई जाए। तो हम आप लोगों को हमारा केमिस्ट्री का जो स्टाफ है उनसे, एग्रीकल्चर के जो स्टाफ है उनसे, इसके अलावा बायोलॉजी के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, जो भी हमारे साइंस के सब्जेक्ट चलते हैं उनसे क्रम से आपको एक एक करके मिलवाएंगे। आज जो हमारे इस पैनल में जो शामिल है, जो रॉयल के द्रोणाचार्य शामिल है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी से। तो आज अपन इन सभी सर से, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे संस्थान में टॉपिक वाइज फैकल्टी हैं, सबके अपने पास पर्सनल टॉपिक है, उन्हीं में वो डील करते हैं पूरी साल, उन्हीं को बेटर तरीके से पढ़ाते हैं। तो बायोलॉजी में जो भी 3 मेजर डिपार्टमेंट है अपने यहाँ, एक तो बॉटनी, एक जूलॉजी, तीसरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी का पार्ट भी आता है, जो कि बायो में काउंट होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक तरीके से 3 पार्ट हो गए। इन तीनों पार्ट को जो भी अपने द्रोणाचार्य रॉयल के डील कर रहे हैं उनसे मैं आपको एक एक करके मिलवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूं और उसके बाद में अपन हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट के आधार पे हम हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, इसलिए आप आराम से देखें। मैं सबसे पहले आपको मिलाना चाहूँगा, आप हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी गोस्वामी, आप प्रॉपर 12 से हैं। रॉयल संस्थान से जुड़ने से पहले आप आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, उससे पहले नारायणा से जुड़े हुए थे। आप स्पेशली नीट का बेस देखते हैं। उसके बाद मैं आपको मिलाना चाहूँगा डॉक्टर फारूक अली सर से, आप प्रॉपर भीलवाड़ा से हैं। इस रॉयल संस्थान से पहले आप जो हैं CLC सिक्कर से जुड़े हुए थे, और आप अभी जो है नीट के बैच अपने रॉयल इंस्टीट्यूट में देखते हैं। नीट का जो भी सिलेबस है बॉटनी का स्पेशली वो देखते हैं। सुरेंद्र जी सर जो हैं वो जूलॉजी का पोर्शन देखते हैं। आप हैं गणेश जी यादव सर, आप बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी पोर्शन देखते हैं, और स्पेशली आप जेट ICR के जो बैच है उनके स्पेशलिस्ट है, काफ़ी सालों से आप सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों के प्रिय सर है, आप लंबे टाइम से संस्थान से जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं आपका बात करता हूँ डॉक्टर समीर सर से, आप प्रॉपर आप भी 12 से हैं और आप यहाँ संस्थान से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, और स्पेशली आप जेट ICR, BHU और नीट सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट है। लंबा आपको अनुभव है, बच्चों के काफ़ी प्रिय है, काफ़ी टाइम से संस्थान से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ डॉक्टर कुलदीप सर से, आप प्रॉपर हनुमानगढ़ से हैं। आप एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी का जो भी भाग है, जो भी पार्ट आता है बायोलॉजी के सेक्शन में, वो पूरा डील करते हैं। इस तरीके से ये पूरा रॉयल इंस्टीट्यूट का पूरा स्टाफ है, यही सभी द्रोणाचार्य हैं जिनकी वजह से बायोलॉजी सब्जेक्ट को बच्चे यूँ मान के चलो कि उसका सबसे ज़्यादा वेटेज भी है। हालांकि सब सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज होता है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो सबसे कम टाइम में सबसे जल्दी स्कोर कर सकते हो। मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ। तो इनके सब्जेक्ट में कौन कौन सी मेन टॉपिक्स है, किन किन बातों का स्पेशली इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपन पॉइंट टू पॉइंट सभी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज इस रॉयल संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है सर। तो अब अपन बात करते हैं बेटा आराम से अपने टॉपिक के हिसाब से।
तो सबसे पहले सर मैं समीर सर से जानना चाहूँगा, क्योंकि सर अपने यहाँ 4 एग्ज़ाम मेजर आ रहे हैं। 3 एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो जेट, ICR, BHU, और उधर अगर अपन नीट वाले सेक्शन में जाए मेडिकल में तो नीट का एग्ज़ाम आ गया। तो क्योंकि आपकी जानकारी के लिए भी मैं बता देना चाहूँगा कि इनके सिलेबस में फ़र्क है, एग्ज़ाम के लेवल में फ़र्क है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं, JET वाले एग्ज़ाम को अपन पकड़ते हैं, फिर आगे वाले एग्ज़ाम के पास अपन चलेंगे। तो समीर सर से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप स्पेशली बॉटनी लेते हैं, तो JET के एग्ज़ाम में बॉटनी के अंदर क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से इसके अंदर टॉपिक्स जो है हम सिलेबस में पढ़ते हैं? थैंक यू सर। जैसे कि JET एग्ज़ाम में सर स्पेशली बायो के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आते हैं जी। 40 क्वेश्चंस में से 25 इन्होंने बॉटनी वाले पोर्शन में रखा है और जी, 15 क्वेश्चन जो है वो जूलॉजी वाले पोर्शन में रखा है। अब बॉटनी को इन्होंने सर 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। फर्स्ट यूनिट जो है वो 5 मार्क्स की, मतलब हर यूनिट के मार्क्स इनके 5 है और इस तरह से इन्होंने 5 यूनिट्स में डिवाइड जी किया। जी। फर्स्ट यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है, जिनमें इन्होंने 7 जो चैप्टर्स या 7 टॉपिक्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट रिप्रोडक्शन है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक और प्लांट फिजियोलॉजी। जी जी। इस तरह के सर मेजर टॉपिक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ इनके 5 है, टॉपिक बहुत ज़्यादा है। तो JET के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे लिए थोड़ी लेंथी यूनिट होती है मार्क्स के कंपेयर में। जी जी। लेकिन सर ये जो टॉपिक है, जैसे प्लांट फिजियो है, सेल बायो है, जेनेटिक है या प्लांट डाइवर्सिटी है, ICR में बहुत अच्छा वेटेज रखती है। मतलब मान के चलिए कि 30 to 35 क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से आते हैं। जी जी। तो बेसिकली अपने जैसे रॉयल इंस्टीट्यूट अपने बच्चे जो ICR के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये यूनिट बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। और JET में तो क्वेश्चन है ही इसके। सेकंड यूनिट में इन्होंने इकोलॉजी दी, और इकोलॉजी एक ही टॉपिक से सर इन्होंने 5 क्वेश्चंस जो है इंक्लूड किए हुए हैं। और इकोलॉजी तो सर किसी भी एस्पेक्ट से देखें अपन, चाहे वो नीट के एस्पेक्ट से हो या अपने ICR के एस्पेक्ट से हो या JET के एस्पेक्ट से हो, अच्छी यूनिट्स है, क्योंकि नंबर ऑफ 5 क्वेश्चंस यहाँ आते हैं। ICR में भी नंबर ऑफ 5-6 क्वेश्चंस ये कवर करता है। थर्ड यूनिट इकोनॉमिक बॉटनी है सर इसकी। इकोनॉमिक बॉटनी बेसिकली क्या होता है कि सर जो अपने एग्रीकल्चर का बच्चा है वो एग्रीकल्चर से कवर करते हैं, क्योंकि इसमें मसाले हैं, एसेंशियल ऑयल्स है या फिर मेडिसिनल प्लांट्स है, ये सब आते हैं और ये बच्चा एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से पढ़ लेता है। जी जी। तो ये एक तरह से उसके लिए एग्रीकल्चर से बायो को रिलेटेड टॉपिक हो गया। अगर 4th यूनिट पे जाते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, अकेले बायोटेक्नोलॉजी के साथ टिश्यू कल्चर को भी इंक्लूड किया है। तो लास्ट ईयर के बेसिस पे 4 क्वेश्चन तो इन्होंने बायोटेक से लिया था और 1 क्वेश्चन इन्होंने टिश्यू कल्चर से इंक्लूड किया था। तो छोटा टॉपिक है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो इस तरह से इन्होंने 4 यूनिट्स, और जो लास्ट यूनिट थे 5th वो प्लांट पैथो से लिए, जिसको कुलदीप सर डील करते हैं अपने। इस तरह 5 यूनिट्स को इन्होंने डिवाइड किया 25 मार्क्स में। बहुत अच्छा सर, कुल मिला के अच्छा सिलेबस है। और JET वालों ने यूनिट वाइज दे रखा है टोटल, है ना, और सबका वेटेज अलग अलग दे रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक है, ये बात होगी बॉटनी की और JET की। अब मैं गणेश जी सर से जानना चाहूँगा कि सर जो जूलॉजी का पोर्शन है उसमें क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक आपके इंक्लूड करें? हाँ सर, जूलॉजी की बात करते हैं तो टोटली 3 यूनिट है। उसमें फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स, जिसको हम एनिमल डाइवर्सिटी बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो वहाँ वेटेज की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन वहाँ से हर साल पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन उसका वेटेज है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो कुलदीप सर डील करते हैं हमारे, वहाँ से भी मोस्टली 5 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट में वर्टिब्रेट्स आते हैं, उसमें हम बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक है। तो उसमें 3 टॉपिक मोस्टली JET में है। उसमें पहला है रिप्रोडक्शन, दूसरा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और थर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे अपने पहले डिस्कशन हुआ था कि JET का सिलेबस अलग है और ICR BHU नीट का अलग है, तो अब मैं बॉटनी पोर्शन से ही डॉक्टर फारूक अली सर से जानना चाहूँगा कि सर आपके जो है क्या सिलेबस में डिफरेंस है दोनों में, JET में और नीट BHU ICR में? देखिए सर, ICR और JET के सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। JET के अंदर जैसे इकोनॉमिक बॉटनी की बात सर कह रहे हैं। अच्छा, बॉटनी का सिलेबस सेम है? हाँ, अच्छा ठीक है। उसमें भी JET में जो इकोनॉमिक बॉटनी की सर बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक बॉटनी एंटोमो और पैथो का एडिशनली JET में दे रखा है। जी जी। एंटो और पैथो नहीं है ICR और नीट के अंदर जी, और इकोनॉमिक बॉटनी को भी कंसिडर नहीं किया है। अदरवाइज ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि सेम है सिलेबस। जी जी जी, ठीक है सर। तो कुल मिला के अगर बॉटनी की बात करूँ मैं तो JET की बात करो, चाहे ICR की बात करो, चाहे BHU की बात करो, चाहे नीट की बात करो, सेम सिलेबस है। बस उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ़र्क है। चलो आगे चलते हैं अपन। आगे मैं
सुरेंद्र जी सर से जानना चाहूँगा कि सर आपके सिलेबस में नीट वाले में, आईसीआर वाले में और जेईटी वाले में क्या फ़र्क है मेजर? जी सर, तो यहाँ पे क्या है कि जेट और आईसीआर की अगर अपन बात करें तो दोनों भी सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो टॉपिक अपने जेट में नहीं आते हैं वो आईसीआर में ऐड हो। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि आईसीआर और जेट में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है सिलेबस में। यहाँ पे आईसीआर में एडिशनली ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे कि जेट में अगर अपन देखें तो अपने पास रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन है शायद, यस। तो उसके चलते अपन क्या देखते हैं कि ये बहुत सुपरफिशियली दिए हुए हैं, और अगर पेपर का अगर अपन लेवल देखें तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछे जाते हैं। बट आईसीआर और नीट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब कुल मिला के आपको जेट से ज़्यादा तैयारी आईसीआर और नीट में रखनी पड़ेगी और उसी के साथ आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर अपन बात करें टॉपिक वाइज, तो जू में बेसिकली फर्स्ट यूनिट टू लास्ट यूनिट तक अगर आईसीआर की तैयारी करें तो एक फिक्स पैराडिग्म है, एक फिक्स पैराग्राफ के अनुसार अपन को पढ़ना है। जैसे क्योंकि पूरा सिलेबस अगर अपन कवर करने की सोचे अकॉर्डिंगली जो वेटेज दिया हुआ है। अब अपन यूँ जानते हैं कि जूलॉजी वाला जो पोर्शन है बायो का, उसके अंदर जेट के सिलेबस में और नीट आईसीआर इसके सिलेबस में बेसिक क्या डिफरेंस है, क्या कुछ चीज़ें अलग हैं इनमें? सर से जानते हैं। सर आप बताइए जरा। जी सर, कि इनमें क्या फ़र्क है बेसिक सिलेबस में? बेसिक सिलेबस में अगर अपन देखें तो जेट और आईसीआर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अपने पास क्या है कि अगर जूलॉजी का चैप्टर वाइज देखें जेट में तो लगभग 3 से 4 चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाते हैं, जो भी बहुत बेसिकली है जी। और एडिशनली अगर आईसीआर में देखें तो आईसीआर में जो रिमेनिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। जैसे आपके पास एक्सक्रेशन हो गया और न्यूरल सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो भी सारे चैप्टर हैं। दूसरा अपन बात करें तो बायोमोलिक्यूल आईसीआर और नीट में बहुत अच्छा इसका वेटेज होता है, ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। फिर अपन देखें तो इसमें इवोल्यूशन यहाँ पे ऐड हो गया है, इवोल्यूशन से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जेट और आईसीआर का सिलेबस डिफर है और वेटेज के अकॉर्डिंग भी मतलब लेवल भी थोड़ा सा अलग अलग है, ऐसा अपन देख सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छा। कुल मिला के अच्छा खासा सिलेबस है इसका। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बॉटनी में तो नहीं है, लेकिन जूलॉजी में एक्स्ट्रा टॉपिक जरूर हैं। अब अपन एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी, क्योंकि इनको पढ़ना जरूरी है, एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो एक बार सर से बात करते हैं कि सर इन टॉपिक्स में क्या कुछ इंक्लूड है, क्या इनका वेटेज है? जैसे अपने देखें जेट और आईसीआर में, तो जेट के अंदर स्पेशली देखें तो जैसे अपने एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी को दोनों को अपने साथ में प्लांट प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन में देखें तो अपने एंटोमोलॉजी भी आएगी, पैथोलॉजी भी आएगी और निमेटोलॉजी के भी कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो अगर जेट के अकॉर्डिंग देखें तो प्लांट प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने जो सबसे पहले देखें एंटोमोलॉजी में, तो एंटोमोलॉजी में आपके जो इम्पोर्टेंट फील्ड क्रॉप के पेस्ट है वो दे रखे हैं। वो आपके सिलेबस में 7 इंसेक्ट पेस्ट दे रखे हैं, लेकिन इसके अलावा आपके जो 12th में जो इंसेक्ट पेस्ट थे उनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुल मिला के टोटल 10 क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को, ये 10 जो अपने इंसेक्ट पेस्ट है वो स्टूडेंट्स को पढ़ने चाहिए। उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट बात करें निमेटोलॉजी की, तो निमेटोलॉजी के अंदर निमेटोड्स में आपके ओनली निमेटोड्स का जनरल इंट्रोडक्शन है और उसके अलावा आपको जो 3 डिजीज दे रखे हैं निमेटोड्स की वो आपको अपने उसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें प्लांट पैथोलॉजी की, तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर बच्चों इसमें दे रखा है आपको अपने क्रीप जो फील्ड क्रॉप्स होती है उनकी डिजीज दे रखी है, रबी क्रॉप्स की डिजीज दे रखी है और उसके अलावा फ्रूट क्रॉप्स है उनकी भी 3 डिजीज आपके सिलेबस में दे रखी है। तो इस हिसाब से अगर इसकी बात करें तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो एंटोमोलॉजी के, जिसमें अपने कीटों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा बचे हुए 2 से 3 क्वेश्चन या कई बार 4 क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं, वो आपके निमेटोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी में से पूछे जा सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। कुल मिला के अच्छा वेटेज है और बच्चा, क्योंकि कुछ फिक्स टॉपिक है वही पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है शायद अच्छा स्कोर बच्चा यहाँ से कर सकता है। अब क्योंकि अपन ने सिलेबस जान लिया, ये आपके वो गुरुजी हैं जो बच्चों को पढ़ा के एक एवरेज से एवरेज बच्चे को इंडिया की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से।
तो अब अपन यूँ जानते हैं इनसे कि सर कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके यूँ फ़ोन करके भी बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने तो अभी तक इतना ही पढ़ा है, मेरे से कवर होने में नहीं आ रहा, मैंने तो कहीं कोचिंग भी नहीं की, मेरे तो पूरे प्रॉपर टीचर भी नहीं थे, तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कम से कम टाइम में मुझे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। तो अपन आप सर से कर्म से यूँ जानते हैं JET और NET ICAR के हिसाब से कि क्या कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं समीर सर से जानना चाहूँगा कि सर आपके पास जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका अच्छा वेटेज है, और किन टॉपिक्स को पर्टिकुलर चैप्टर में भी किन किन टॉपिक्स को बच्चों को अच्छे से क्लियर करना चाहिए। जी, जैसे अपन ने पहले डिस्कशन किया था कि बॉटनी के अंदर सर टोटल यूनिट्स के नंबर है 5, उसमें से एक लास्ट यूनिट को तो सर डील करते हैं, बाकी 4 यूनिट्स को मैं डील करता हूँ। ठीक है। उसमें जो फर्स्ट यूनिट थी वो सबसे लेंथी यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि 7 टॉपिक है और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बड़े लेंथी टॉपिक्स हैं जी। और हमारे जो क्वेश्चन नंबर है वो 5 है जी। अब क्वेश्चन तो 5 देने, टॉपिक 7 है, तो किसी न किसी को तो स्किप करना पड़ेगा। तो 7 टॉपिक में से जो लास्ट ईयर जेट में स्किप रहे थे वो रहा था एक तो हमारा प्लांट डाइवर्सिटी से रिलेटेड पोर्शन और एक जेनेटिक वाला पोर्शन जी। बाकी प्लांट फीजो से हमारे 2 क्वेश्चंस लिए थे, सेल बायो से 1 क्वेश्चन लिया था, अपने प्लांट प्लांट मॉर्फो से 1 क्वेश्चन लिया था, प्लांट रिप्रोडक्शन से 1 क्वेश्चन, इस तरह टोटल 5 क्वेश्चन उन्होंने लिए थे। अब अपन सबसे पहले सर प्लांट फिजियो को देखें तो प्लांट फिजियो को 5 टॉपिक्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ाते हैं। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एंजाइम है, प्लांट हार्मोन है और वाटर प्लांट रिलेशनशिप है। जी जी। अब अगर लास्ट ईयर को छोड़ दें और उसके पहले हम जेट पे बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 5 और 6 क्वेश्चंस जी। लेकिन लास्ट ईयर जब सिलेबस चेंज किया तो प्लांट फिजियो को फर्स्ट यूनिट में रख दिया जी। तब से इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 हो गए, मतलब लास्ट ईयर के पेपर में इसके 2 क्वेश्चन। अब इसमें भी सर एक जो जैसे लास्ट 5-6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि एक प्लांट हार्मोन का क्वेश्चन फिक्स होता है जी, क्योंकि प्लांट हार्मोन एग्रीकल्चर से टच जाता है, इसलिए वो एक क्वेश्चन यहाँ से लेना जो है प्रेफर करते हैं जी। अब इसलिए स्टूडेंट को ये वाला टॉपिक तो करना ही कि 5 हार्मोन्स तो हमारे होने चाहिए, कंप्लीट होने। अब बिल्कुल सर, और उसके बाद जो हमारे 4 टॉपिक्स बचते हैं उसमें से 1 क्वेश्चन देते हैं। तो अगर जेईटी के अकॉर्डिंग देखें तो बच्चे को लगता है कि सर 1 क्वेश्चन है और 4 टॉपिक्स है, लेकिन उसके पीछे वाला बेनिफिट देखो आप कि आईसीआर में सर यही टॉपिक 5 क्वेश्चंस लेके जाते हैं, मतलब हर एक टॉपिक से 1 क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्लांट हार्मोन है, एंजाइम है और वाटर रिलेशनशिप, सबसे एक। तो बच्चा जेट को ही ना सोच के चले, वो आईसीआर को भी सोच के चले तो जेट का क्वेश्चन तो कवर हो ही जाता है और बदले में हम आईसीआर को पूरा ले लेते हैं, जैसे कि अपने पूरे बच्चे करते हैं जो अपने इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो आईसीआर को ही प्रेफर करके चलते हैं जी, तो उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं होती सर। फिर दूसरी बात चले हम सेल बायोलॉजी के पास। सेल बायोलॉजी के भी 2 पोर्शन है सर, एक तो सेल स्ट्रक्चर है और एक डिवीजन है जी। अब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आना है हमारे यहाँ, हाँ मे बी वो 2 हो सकते हैं, लेकिन 1 या 2 इससे ज्यादा क्वेश्चन हम इसके नहीं होंगे। अब वो 1 क्वेश्चन कहाँ से आता है? अगर अपन सेल स्ट्रक्चर में चले तो स्ट्रक्चर में सर एक तो हमारे पास जो पोर्शन बचता है वो आता है ऑर्गेनेल्स में, जिसे राइबोसोम है, लास्ट ईयर राइबोसोम से लिया। और मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि सर बेटा ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर उससे डीप क्वेश्चंस बनते हैं स्ट्रक्चरली अगर चाहे। जैसे लास्ट ईयर सर आरआरएनए की परसेंटेज को घुमा के क्वेश्चन पूछे, डायरेक्टली उन्होंने नहीं किया। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ गया राइबोसोम से, इसी में क्रोमोसोम टॉपिक है। लास्ट ईयर के पेपर्स को देखें तो क्रोमोसोम शब्द किसने दिया, क्रोमोसोम की खोज किसने की, यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल सर, बेसिक। माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप साथ में ले सकते हैं और एक कोशिका झिल्ली के मॉडल्स आप याद रख सकते हो कि एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, जैसे वो गुलाब जामुन मॉडल सर बहुत फेमस है, जिसको फ्लूइड मॉजिक मॉडल बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन ये लोग उठाते हैं। ठीक है। पिछली बार आईसीआर में यहाँ से 4 क्वेश्चन थे, तो ये भी आईसीआर के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो ये बेनिफिट दोनों में कवर हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है सर। आईसीआर में ये कि सर थोड़ा सा अप करके आएगा। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं जेटी पढ़कर आईसीआर में काम चला लूं तो वो पॉसिबल नहीं चलेगा सर। जैसे हम अपने आपने देखा कि इंस्टीट्यूट में हम जेट के पैरेलल आईसीआर चलाते थे क्लासेस और उसमें अप करके हम लोग पढ़ाते थे। जी जी। अगर हम जेट के अकॉर्डिंग लेते तो बच्चा सर नहीं क्वालिफाई नहीं, तो उसके लिए एक सेपरेट क्लासेस चाहिए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी अपन को देना पड़ता है। इसलिए सर अपन इंस्टीट्यूट में आईसीआर के पेपर अलग सेट करते हैं और जेट का पेपर अलग सेट करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों को क्वेश्चंस का लेवल पता चले। जी जी, तो वो थोड़ा सा करके उसमें पढ़ा सकते हैं। जी जी। फिर हम आते हैं सर प्लांट रिप्रोडक्शन में। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में जैसे इंपॉर्टेंट सर डबल फर्टिलाइजेशन लास्ट ईयर क्वेश्चन है सर, वो तो हर एग्जाम में अपन बच्चों को सर बोलते हैं कि यहाँ से तो आना ही है, मतलब वो फिक्स है सर क्वेश्चन। टाइप ऑफ टेट्राड क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर परागकण मतलब पॉलन ग्रेन और ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए कितने विभाजनों की कितने डिवीजन की नीड होती है, ये क्वेश्चन आता है सर बेसिकली। आईसीआर में इसी को अप करके बना दिया जाता है कि जब ये 2 मिलकर सीड बनाते हैं ना तो सीड में कितने डिवीजन, मतलब क्या किया सर उन्होंने उस लेवल को थोड़ा अप कर दिया, तो बच्चे को थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो
वहां से क्वेश्चन लेते हैं। एक वो भ्रूण कोश के प्रकारों पर ये जाते हैं सर, टाइप ऑफ एम्ब्रियो से, बिल्कुल सर, एंडोस्पर्म के टाइप्स पर ये जाते हैं। फिर ये क्वेश्चंस तो जेट के लिए। देखिए सर, जो रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं जैसे जेनेटिक है सर, जेनेटिक हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आईसीआर में सर 6 क्वेश्चन कवर किया था लास्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6 क्वेश्चन और बहुत वेटेज है, बिल्कुल सर। और जेट में भी अपन लास्ट ईयर के पेपर को छोड़ देना तो 4 क्वेश्चंस कवर करते पहले करते थे, मतलब मे बी कि नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि जेनेटिक्स 1 या 2 क्वेश्चन लेके आ गया। यस, तो जेनेटिक्स को प्रिपेयर रखना है, वो बच्चे यही सोच के चले कि आईसीआर में, लेकिन जेट में प्रिपेयर रख के चलना है क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चन देगा सर। और मैं तो सोचता हूँ कि सर लास्ट ईयर नहीं आया था तो इस साल आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। और टॉपिक जो आपको इसमें देखने हैं, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए की स्ट्रक्चर है और मेंडल के रेशो है। जैसे मेंडल ने एकल संकरण, द्विसंकरण, सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, ये 4 चीजें पढ़ाई, तो इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप बच्चों को याद आती है तो बहुत सारा कवर हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहाँ डिजीज के क्वेश्चंस भी आते हैं, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया, लास्ट ईयर के पेपर्स में जैसे देखा तो क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद जैसे प्लांट डाइवर्सिटी है, अब हमने लास्ट ईयर देखा कि सर प्लांट डाइवर्सिटी क्वेश्चन नहीं दिया जेट वाले, इसके पहले 4 to 5 क्वेश्चन देते थे। जी। लेकिन बच्चों के लिए इससे ज्यादा बेनिफिट क्या हुआ कि आईसीआर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 थे। जी, बहुत अच्छा। इसमें रूट को थोड़ा उन्होंने इंक्लूड किया था, रूट और स्टेम के, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 दिए। 7 क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है सर आईसीआर, तो आपको प्लांट डाइवर्सिटी छोड़ना नहीं है सर, मतलब बच्चों को सबको ही अच्छे से करके आना। जी। तो ये तो अपना फर्स्ट यूनिट का जो है वो अपना रहा। सेकंड यूनिट पे अपनी जाए तो वहाँ इकोलॉजी टॉपिक है। इकोलॉजी जेट हो, बीएचयू, आईसीआर हो, नीट हो सर, सब हर जगह 5 to 6 क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक है 6 क्वेश्चन देता है, मतलब आप मान सकते हो कि ये सबसे सुपर डुपर टॉपिक है पूरे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। यहाँ भी सर पोर्शंस किए हुए हैं, जैसे इकोलॉजी को 4 पोर्शन में डिवाइड किया इन्होंने। पहले तो जीव, जातियां, समुदाय, ये कम्युनिटी वगैरह बताते हैं। दूसरे वाले टॉपिक में इकोसिस्टम पे जाते हैं, जहाँ ये पढ़ते हैं जैविक अजैविक कारक। और आपने पढ़ा होगा सर, आप लोगों को भी पता होगा खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब टॉपिक छोटी क्लासेस में शुरू हो जाता है, ये सब टॉपिक इसी में आते हैं। लेकिन यहाँ से इससे खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला से सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, एग्जैक्टली सिंपल क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अपन चलते हैं डाइवर्सिटी पे कि कितने प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, उनको कंजर्व मेथड क्या, और लास्ट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में जो टॉपिक आने का होता है सब वो उपायों से, जैसे वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय, एयर पोल्यूशन को आप कैसे रिड्यूस करोगे, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करोगे, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर सर लास्ट ईयर क्वेश्चन, कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। और सर ये तो बहुत कॉमन है कि ओजोन डिप्लेशन क्या है ना, और अपना ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। उधर अपन वाटर में जाए तो बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन क्या होता है, शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है, ये अपने वहां से क्वेश्चन आते हैं। यूट्रोफिकेशन पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर। सुपोषण तो बहुत अच्छा, ये पॉल्यूशंस का पोर्शन आ जाता है इसमें। एक क्वेश्चन लेते हैं सर ये अपने इकोसिस्टम से, जैविक या अजैविक कारकों से कहीं से, या खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल से। तो एक क्वेश्चन ये समुदाय के आसपास, ठीक है। अब बचा एक क्वेश्चन सर, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में क्या हुआ है कि वो अपने सिलेबस में से आया है जी, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा कि हर 1-2 साल के बाद हम क्या देखते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जी 2016 के पेपर के अंदर तो जो टॉपिक आया था वो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट पे आ गया जी। ना तो सर कोई सिलेबस पढ़ाता है उसको, क्योंकि ब्रॉड है जी। किसी कंट्री में कौन सा ग्रीन मूवमेंट चल रहा है इसको बच्चा नहीं कर पाता, तो वो अनएक्सपेक्टेड। हाँ, साइंस का स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी थोड़ी बिल्कुल सर। लास्ट ईयर का पेपर ही देखिए 2019 का, तो एल निनो इफेक्ट में आया। हाँ, हम लोग इकोलॉजी में एल निनो इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं, जियोग्राफिक लेवल पे नहीं करते। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया कि कौन सा महाद्वीप प्रभावित नहीं होता, तो ये प्योर जियोग्राफी में चला, तो बच्चा नहीं कवर कर पाएगा। मतलब मान के चलो कि एक क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड होगा और वो सबको छोड़ना है जी, ये मान के चलो। अगर सिलेबस में से आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप उसको पहले से मान के चलो, वहां जाकर उसको लेकर पैनिक मत नहीं होना है जी। ये इकोलॉजी का ही मेनली अपन को डील करना पड़ता है, क्योंकि इकोलॉजी खुद ही ब्रॉड है जी। इसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी है। इकोनॉमिक बॉटनी में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर में कवर करते हैं, क्योंकि मसाले, ऑयल और ये सब बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मेडिसिनल प्लांट्स पे आ जाता है, वो शीप और पादप कौन से, ऐसा भी कुछ आया है, उसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फैमिली पूछ लेते हैं, फैमिली पूछ लिया जाता है, वर्टिकल नाम पूछ लेते हैं, मसालों के ऊपर क्वेश्चन, टेबल पार्ट पूछ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ये कोई डील करना बड़ी चीज नहीं है सर, वो काफी अच्छे से कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। लास्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 12th की बुक में 11 और 12 चैप्टर को एनसीईआरटी में कवर जी। और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे सब वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। थोड़ा सा आईसीआर में उसको अप करके पूछ लेते हैं, जेट पे अपन कवर करवा देते हैं उसको। उसमें भी जो टॉपिक्स अपन देंगे ना सर, तो इनिशियली चलते हैं तो आरईएन एंजाइम, जो रेस्टिकेशन एंजाइम में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था सर, उसमें आणविक केंचुओं से रिलेटेड क्वेश्चन। आणविक केंचुआ किसे कहते हैं, बिल्कुल वो क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए थे, बिल्कुल सही। पीसीआर
टेक्निक पर क्वेश्चंस आते हैं सर। एक रिकॉम्बिनेंट टेक्निक के प्रोसेस स्टेप्स आपको याद वो हमेशा आता है, उस पे वो क्वेश्चंस तो यूनिक है सर, बिल्कुल। वो तो की कॉन्सेप्ट है, वहाँ से तो उसका अधिकार है कि वहाँ से प्रश्न बनाएगा ही बनेगा। अगर पूरे बायोटेक में एक क्वेश्चन बनता है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनेगा। और सर हम उसे मोस्ट इंपोर्टेंट करवा के दिखाते हैं, और अपने बच्चा मतलब ये है कि वो क्वेश्चन करके आता है 100%। उसके अलावा सर बीटी कॉटन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बीटी कॉटन पे भी। वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है, अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन और अल्फा एंटीट्रिप्सिन, दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। और इंसुलिन सर, इंसुलिन पे लास्ट ईयर आया था, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोटीन है उसके बारे में बिल्कुल वो इंसुलिन। तो ये ऐसे टॉपिक हैं सर जिन पे क्वेश्चंस आना ही, मतलब जो मैंने टॉपिक बताया कि बच्चा उनको भी लेके चलेगा ना, तो 5 में से 3-4 क्वेश्चन निकाल के आ जाएगा आराम से। बिल्कुल सर। इसी यूनिट के साथ टिश्यू कल्चर उन्होंने डाला। अगर टिश्यू कल्चर को देखें तो 12th एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पेज है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये क्वेश्चन उस पोर्शन में से आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसके डेप्थ में जाते हैं तो बच्चे, नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाएगा। वो तो अपने इंस्टीट्यूट का अचीवमेंट है सर कि यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर की फैकल्टीज ने टिश्यू कल्चर को भी इतना डीप जाके पढ़ाया है कि अपना एक बच्चा उस क्वेश्चन को करके आया। मतलब स्पेशली उनको बहुत बेनिफिट हुआ इससे कि एग्रीकल्चर फैकल्टी ने उनको बहुत सपोर्ट किया इस टॉपिक के लिए। जी। फिर उसके बाद हम इसी में चलते टिश्यू कल्चर के बाद तो लास्ट अपनी यूनिट बचती है जो अपने प्लांट पैथो है, उसको कुलदीप सर आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या उसमें सर। जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर। समीर सर ने आपको पूरी बायोलॉजी के जेईटी में जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करवा दिया है टॉपिक वाइज। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया है कि ये सभी टॉपिक आईसीआर में भी आएंगे, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। किसी का जेईटी में वेटेज कम है तो उसका आईसीआर में ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है यदि आपको आईसीआर करेक्ट करना है तो रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे आपने देख लिया होगा कितनी कड़ी मेहनत यहाँ के जो द्रोणाचार्य वो करते हैं कि एक एक पॉइंट और एक एक बिंदु का ध्यान रखते हैं कि कब कौन सी ईयर में कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, या यूँ कहें कि हर चैप्टर की आत्मा क्या है। और चैप्टर जो जब ये लोग पढ़ाते हैं तो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। आपने यूट्यूब पे पढ़ा होगा, आपने कमेंट्स भी बहुत अच्छे किए बच्चों ने कि भाई हमारे हर चीज़ समझ में आ रही है। तो हमारे यहाँ हर एक फैकल्टी इतना बढ़िया पढ़ाती है कि किसी बच्चे को ये एहसास नहीं होने देते कि आपके कम परसेंटेज है या आप कमज़ोर हो, हर चीज़ खोल के रख देते हैं। अब क्योंकि बॉटनी की अगर बात हो गई है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो मैं आगे जाना चाहूँगा जूलॉजी के लिए। मैं गणेश जी सर से चाहूँगा कि जेईटी का जो भी सिलेबस है उसमें जूलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं ताकि ये बहुत अच्छा कर पाए एग्जाम के अंदर। धन्यवाद सर। मैं बता देता हूँ सर स्टूडेंट को सभी को कि जूलॉजी में मोस्टली 15 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है जूलॉजी को। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसकी बात करते हैं तो एनिमल डाइवर्सिटी, उसमें इन्वर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं, अकशेरुकी को पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो उसमें एंटेमोलॉजी आती है, कीट विज्ञान आता है जो सर लेते हैं। और थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो वो वर्टिब्रेट्स की आती है। अब हम पहली यूनिट की बात करते हैं जो यूनिट फर्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स, उसकी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की जो बेसेज है उससे क्वेश्चन आता है हर साल, चाहे वो आईसीआर हो चाहे वो जेट हो। जेट 2019 से भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। इसके बाद आगे चलते हैं तो फाइलमों से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से फाइलम इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं पहले ब्रीफ लेवल पे। सबसे पहले एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है जेट वाले स्टूडेंट के लिए? क्योंकि एनिलिडा में हम आर्थोरम केचुए की बात करते हैं और आर्थ्रोपोडा में हम कॉकरोच की बात करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। आर्थोरम से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स आता है और ऐसे ही क्वेश्चन कॉकरोच से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फाइलम है। अब हम बात करते हैं अर्थोरम में, तो अर्थोरम में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, इस साल 2019 में भी आया था, 2018 की बात करते हैं तो वहाँ भी आया था। इसके अलावा कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से वेटेज ज़्यादा रहता है, जेट में आने का संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा और फाइलमों की हम बात करते हैं, प्लेंटेलमंथीज फाइलम की बात करें, स्लेंटेटा की बात करें तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो प्लेंटेलमंथीज फाइलम है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हम फेशियल हाइड्रेटिका को पढ़ते हैं जो आपके 12th के सिलेबस में भी है, तो उसके वहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोटोजोआ फाइलम में तो अमीबा से एक क्वेश्चन बनता है। मतलब टोटली कुल मिला के हम बात करें तो 5 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो मोस्टली यही कंप्लीट हो जाता है इनवर्टिब्रेट्स में। वहाँ से कहाँ से बनेगा तो एक तो अमीबा से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके अलावा सर हम बात करें तो केचुए से, कॉकरोच से और प्लेंटेलमंथीज से, मतलब ये और एक क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है वहाँ से टोटली 5 क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ भी इंपॉर्टेंट लाइनें वहाँ नोट्स में लिखा दी जाती है कि यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आने की संभावना है। तो ये तो हुआ फर्स्ट यूनिट की बात। हम बात करते हैं
थर्ड यूनिट की बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में हम टॉपिकों की बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है, तो मोस्टली 3 टॉपिक है आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा वेटेज ज़्यादा है और थ्योरी कम है। इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है, मेल और फीमेल को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मोस्टली फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि उसमें ओवेरी की स्ट्रक्चर, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, टाइप ऑफ एग्स, ये सब वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी क्वेश्चन आता है, उजेनेसिस से हम बात करते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ओवेरी की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन जो फिक्स मैंने देखा है 2010 से लेकर 2019 तक जो पेपर है वहाँ से एक क्वेश्चन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो जी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक क्वेश्चन जो 4-5 बार जेट में रिपीट हो चुका है वो टाइप ऑफ एग्स की बात करते हैं, तो इंसेक्ट में किस टाइप के एग मिलते हैं, है ना सर। तो उसकी बात करते हैं तो उसमें सेंट्रोलेसिकल एग वो काफ़ी 2018 में भी आया हुआ है, 2017 में भी आया हुआ है, कॉमन क्वेश्चन है वो। इसके अलावा हार्मोन से एक क्वेश्चन फिक्स आना ही है, वो 2020 में हो तो भी उसमें भी हार्मोन से एक क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड, तो इसके टॉपिक की बात करते हैं वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो इसमें मोस्टली हम 2 चीज़ों के पढ़ते हैं, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और इसमें पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं सर, इसमें जेट का वेटेज है 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कभी 1 कभी 2। आईसीआर की बात करते हैं 2019 की हम बात करें आईसीआर की, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे सर जी। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो उसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो डब्ल्यूबीसी से और एक प्लेटलेट्स के जो क्लॉटिंग है ना, ब्लड क्लॉटिंग है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आईसीआर में ऐसे क्वेश्चन बने भी हैं जी। अब हम बात करते हैं हर्ट की बात करते हैं, तो हर्ट में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे नोड एवी नोड से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा आते हैं, ऐसे नोड से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें ईसीजी की, 2019 में हम आईसीआर की बात करें 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से सर। तो पहला तो ईसीजी का क्वेश्चन आया था, वो नॉर्मली ईसीजी का जब हम डायग्राम पढ़ते हैं उसी में इंक्लूड हो जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लास्ट में डिजीज पढ़ते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, वहाँ से 2019 में क्वेश्चन आया था। इससे पहले 2013 में भी आईसीआर में पूछा गया हुआ है जी। ये 2 क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है सर। ये लगभग ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप में से लगभग 1 क्वेश्चन आता ही है ब्लड ग्रुप से, वो तो ब्लड ग्रुप में 1 क्वेश्चन, चाहे वो जेट का हो, जेट में भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल डोनर, इनके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, वो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा अभी तक जेट में 4 या 5 बार तो एक डिफ्यूजन का सरल विसरण का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो एलोलाई में जो O2 और CO2 का एक्सचेंज है वो किसके माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब नोट्सों में लिखा जाता है और वैसे 4-5 बार रिपीट हो चुका है। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, O2 और CO2 का एक्सचेंज की बात करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन कि भाई प्लाज्मा के द्वारा कितना % होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। और हम देखें तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं, तो जो डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो कुल मिला के यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जेट में और 1 या 2 क्वेश्चन आईसीआर में आते हैं टोटली। फिर हम बात करते हैं इसके अलावा 2018 में एडिशन कर दिया गया मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इससे कोई क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, फिर भी संभावना रहती है कि क्वेश्चन आ जाए। तो सर इस प्रकार हम बताएं कि जूलॉजी में हम 2 यूनिट, फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट की बात करें तो टोटली 10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से इनवर्टिब्रेट्स में 5 और वर्टिब्रेट्स में सिस्टमों से 5, टोटली 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा सर, आपने बच्चों को पूरा जो जूलॉजी की जो 2 यूनिट सर के पोर्शन से आती है बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चे जो किसी संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं वो इन सभी पॉइंट्स को नोट करेंगे और इनका जितना हो सके उतना बेनिफिट्स उठाएंगे। अब जेईटी की अपना बात कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपन यूँ जानना चाहेंगे कि आईसीआर की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक्स है जिनका स्पेशली अपने को ध्यान देना है। तो मैं सबसे पहले अली सर से बॉटनी के लिए जानना चाहूँगा, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम था, फिर भी मैं चाहूँगा कुछ स्पेशल बातें आप बताना चाहोगे सिलेबस से रिगार्डिंग नीट और आईसीआर के लिए सर। हाँ, देखिए नीट और आईसीआर में जो वेटेज है, वेटेज वाइज अगर बात करें तो काफ़ी कुछ, जैसे समीर सर ने बताया बायोटेक का वेटेज है, इकोलॉजी का वेटेज सब जगह है जी। एक जहाँ इकोलॉजी आ गई वहाँ एक चीज़ तो आप मान के चल रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आएगा ही आएगा जी जी जी, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता जी जी, वो तो उसका मतलब पार्ट है, उसका पार्ट है, क्योंकि इकोलॉजी अपने आप में बहुत ब्रॉड है, कहीं से भी पूछ लिया वो इकोलॉजी है जी जी, ठीक है। तो इकोलॉजी है और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में सुपरफिशियल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बड़े लेवल पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुपरफिशियल क्वेश्चन में जैसे हम कहें कि रेस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की,
इनके नाम, नोबेल प्राइज जो मिला है इसकी बात कर सकते हैं। जी, जी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जहाँ से हमेशा पूछा जाता है जाएगा, ठीक है ये। और एक इंसुलिन के लिए कि इंसुलिन में कितनी चेन है, इंसुलिन के बारे में 3 चीजें बेटा याद रखना। जी, हो जी। सकता है एक क्वेश्चन उसका बारे में आ ही जाए इस बार। जी, जी। नंबर 1, इंसुलिन जो है सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है जी जो Last year जेट का question। हाँ लास्ट ईयर जेट में भी आया था ये। जी, जी। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है सबसे पहले जो 1982 के अंदर बनाई गई। जी ये जिस कंपनी ने बनाई थी यूएसए की, उस कंपनी का नाम भी पूछा जाता है बेटा, बहुत। याद रखना। इली लिली कंपनी है जिसने इसको तैयार किया था, उसका नाम भी पूछा जाता है। और इसका कमर्शियल नेम क्या है, ह्यूमिलिन, ये भी पूछा जाता है। जी। मतलब इंसुलिन के बारे में अपने को कुछ भी नहीं छोड़ना है। यहाँ तक कि ये भी पूछा जाता है कि कितने अमीनो एसिड की बनी हुई थी। हाँ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 21 और 30 अमीनो एसिड की, ये भी पूछा जाता है। तो इंसुलिन के बारे में तो आपको भूलना ही नहीं है, जो लिखा है एनसीईआरटी में वो पढ़ लेना है बस। जी 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 जी। यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब है अगर नीट और आईसीआर बीएचयू बच्चा क्लियर करे तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़े। हाँ एनसीईआरटी तो एक बेस है पूरा, एक जी, प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है सर। बिना एनसीईआरटी के आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा एनसीईआरटी तो मस्ट है, ये समझ लीजिए। जी 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 जी। क्योंकि अगर हम डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डाइवर्सिटी के अंदर जो चैप्टर हैं 3 चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तीसरा प्लांट किंगडम जी। है। तीनों को मिला करके हम प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। जी जी जी। ठीक है। और बेसिकली देखा क्या जाता है बेटा कि प्लांट डाइवर्सिटी, जैसा सर बता रहे थे कि आईसीआर में 7 क्वेश्चन आए हैं, मैं कहता हूँ 7 से ज्यादा भी आ सकते हैं जी आईसीआर में, क्योंकि अधिकार है प्लांट डाइवर्सिटी का, इकोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, ये अधिकार है। ये हो सकता है बॉटनी का मोर देन 50% जो है ये तीनों जो चैप्टर हैं ये कवर कर ले, जी। हो सकता है। तो डाइवर्सिटी के हाँ मैं सर एक आपको एनसीईआरटी के लिए बोलना चाहूंगा जी, जी, कि एनसीईआरटी और टीचर का रिलेशन सर एक खेत और किसान वाली है सर। अच्छा अच्छा कि अच्छा। एनसीईआरटी एक खाली खेत है सर, जी जी जी। जिसपे बच्चा घूमता रहेगा लेकिन उगा कुछ नहीं पाएगा। हाँ। वो वहाँ उसको चाहिए एक टीचर जी, जी। जो वहाँ उसको उगा के देगा। अच्छा। ये एक रिलेशन आप समझ सकते हो कि एक टीचर के बिना एनसीईआरटी कुछ नहीं और एक एनसीईआरटी के बिना एक टीचर कुछ नहीं, जैसे किसान और खेत का जी, रिलेशनशिप, तो जी। वो सर एनसीईआरटी के लिए जी सही जी बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि इस संस्थान से जो रिजल्ट दे पा रहे हैं और जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आज आप बच्चों को भेज पा रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो आपका एनसीईआरटी को लेके जो बच्चों को पढ़ाते हो और जो एग्जाम के लेवल को लेके एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो पढ़ाते हो, शायद यही एक मेन कारण है बिल्कुल। कि दूसरे बच्चे नहीं कर पाते और अपने रॉयल के बच्चे कर बिल्कुल पाते हैं। सर। वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि एनसीईआरटी पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है। जी जी जी। एनसीईआरटी पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है, सबके पास है जी। लेकिन सारे हिंदुस्तान वाले तो सेलेक्ट, सभी बच्चे तो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। जी, जी। इसके पीछे ये कारण है एक्चुअली एनसीईआरटी बड़ी चतुर है। जी जी। मैं उसको चतुर कहूंगा हाँ। क्योंकि उसने एक लाइन लिख दी, हाँ उसे छोड़ दिया। ठीक है, एक लाइन लिख दी, आगे की लाइन में बढ़ गए। अब उस लाइन के पीछे बहुत बड़ी कहानी कहानी है, है। वो कहानी छुपी हुई है। हाँ। और जब क्वेश्चन पुटअप होते हैं उस कहानी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हाँ। बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है लेकिन बच्चा फिर भी नहीं कर जी सर, पाता है। ये- ये सबसे बड़ा रीजन है जी जी जी। कि एनसीईआरटी होते हुए भी आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी सिर्फ बेस प्रोवाइड बेस प्रोवाइड स्टूडेंट को। एनसीईआरटी सिर्फ बेस प्रोवाइड करती है। एनसीईआरटी ने लिख दिया ये स्टेटमेंट ऐसा ऐसा होता है, उसके बाद वो आगे बढ़ी है। टीचर की यहाँ जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पीछे की बिहाइंड द स्टोरी वो स्टूडेंट को बताए, तो वहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। जी जी सबसे बड़ा चीज है बहुत अच्छा। डाइवर्सिटी के अंदर ही जैसे टैक्सॉन है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जी, जी। एक लिविंग वर्ड की डिफाइनिंग फीचर है। जी, जी। जैसे मेटाबॉलिज्म है, ये याद रखना बेटा, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। जी जी। टैक्सॉन क्या है, इसके बारे में कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी ने बड़े खूबसूरत तरीके से उसको समझाया है, एक बार समझना। टैक्सॉन के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा वायरस के ऊपर आया है, वायरस की डिस्कवरी किसने की, सबसे पहले किसमें से निकाला गया, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसकी बात कर रहे हैं। प्लांट वायरस जनरली क्या होते हैं, एनिमल वायरस जनरली क्या होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पुटअप हुआ है पहले। जी, जी। हुआ है, ठीक है। वायरस के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, हालांकि कई बार कंजर्वेशन मेथड जो है, जैसे हर्बेरियम है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, जी। ठीक है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ एक खूबसूरत टेबल दे रखी है सर। जी जी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वहाँ पर एक टेबल दे रखी है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होना ही होना है। जी मतलब वो टेबल नहीं है आपके लिए, एक क्वेश्चन है।
ये समझ जी लीजिए। जी जी उस टेबल को अगर आप समझ गए हैं तो उस एक क्वेश्चन को जो वहां से बन रहा है उसको आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका अधिकार है। जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो टेबल है सर, जी जी उसका अधिकार है, वो क्वेश्चन आना ही आना है अगर डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आता है वहाँ से। तो उसके बाद में प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो जैसे प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नो और एंजियो, जी ठीक है। एल्गी में भी जो क्वेश्चन बनते हैं 2-3 क्वेश्चन कॉमन से हैं जो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ इस जी जी प्लेटफॉर्म सर पर। जी बिल्कुल। तो एल्गी के अंदर जैसे ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के अंदर कारा को याद रखना जरूरी है आपको, जी। क्योंकि कारा जो है वो ब्रायोफाइट की तरह उसमें स्ट्रक्चर्स मिलती है, उसके जो सेक्स ऑर्गन है वो कवर्ड होते हैं बिल्कुल जी जी कारा के अंदर। तो कारा के बारे में पूछा जाता है ग्रीन एल्गी में, ठीक है। इसके अलावा रेड एल्गी, रेड एल्गी के बारे में भी आपको याद रखना है। रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में फ्लैजिला नहीं मिलते हैं, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जी जी कि फ्लैजिला और रेड एल्गी इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि सर इकोलॉजी के अंदर एक जगह एनसीईआरटी में बताया गया है कि सबसे डीपेस्ट समुद्र के अंदर कौन सी एल्गी मिलेगी, ठीक है, वहाँ इकोलॉजी में भी है। और याद रखिए कि बेटा कि जो स्टेटमेंट या जो वर्ड, जो टर्म अलग अलग चैप्टर में आती है उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, सही बात। ठीक है। तो वहाँ रेड एल्गी इकोलॉजी में भी है, इसीलिए आपको रेड एल्गी के बारे में याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा गहराई पर देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, बिल्कुल जी ठीक है। तो ये रेड एल्गी की बात हो गई। इसके अलावा सरगासम है, फ्यूकस है, बिल्कुल। ब्राउन एल्गी के बारे में ऐसा पूछा जा सकता है। ब्राउन एल्गी के बारे में 2 एग्जाम्पल याद रखना है, सरगासम और फ्यूकस। एक 2 ऑर्गेनिज्म के नाम और मैं बताना चाह रहा हूँ जहाँ पर एक बार पहले पूछा गया था, वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। एक वर्ड है मैक्रोसिस्टिस, एक वर्ड है माइक्रोसिस्टिस, जी है ना। माइक्रो और मैक्रो का है, सिस्टिस साथ में है। मैक्रोसिस्टिस जो है वो है ब्राउन एल्गी, जबकि माइक्रोसिस्टिस है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। माइक्रोसिस्टिस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर आती है, जबकि मैक्रोसिस्टिस जो है वो ब्राउन एल्गी में। यहाँ बच्चा गलती कर सकता है, माइक्रो मैक्रो पढ़ने में गलती करते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जी ठीक है। इसके बाद में ब्रायोफाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉस। बिल्कुल मॉस जो ब्रायोफाइट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मॉस के अंदर मॉस का जो लाइफ साइकिल है, एक क्वेश्चन वहां से तैयार है। जी जी मॉस का लाइफ साइकिल जो है बड़ा अजीब लाइफ साइकिल है, ग्रेगरियस हैबिटेट, युद्धि स्वभाव देखने को मिलता है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। तो बेटा ब्रायोफाइट में आपको मॉस तो हरगिज नहीं भूलना है, जी ठीक है। अगर ब्रायोफाइट से कोई क्वेश्चन बनेगा तो मॉस से ही बनेगा। स्पेगनम है, बिल्कुल ठीक है, इस जो मॉस से ही क्वेश्चन बनता है सर इसमें, ठीक है। टेरिडोफाइट के अंदर अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट में क्या है, फर्स्ट एक बार वो स्पेगनम घास का क्वेश्चन आया, वो हाँ, कैसे आया? बिल्कुल वही है सर। हाँ, हाँ। वो एग्रीकल्चर में आया, हाँ। हॉर्टिकल्चर में शायद। सर स्पेक्ट्रम और सेलजिनेला ये तो ऐसे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा सर। हाँ, हाँ, टेरिडोफाइट्स के अंदर हम बात करें, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट। अब यहाँ पर 2 चीजें याद रखना, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट और फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट अलग चीज है। फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट जो है वो ब्रायोफाइट है, फर्स्ट सक्सेसफुल जो प्लांट है, टेरिस्ट्रियल प्लांट है, वो है टेरिडोफाइट। यहाँ ये डिफरेंसेस थोड़ा सा अपने को याद रखना जी। है। और इस टेरिडोफाइटा के अंदर सिलेजिनेला बहुत जो अपने आप में खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेजिनेला कभी नहीं भूलना, ठीक है बेटा। ये वही प्लांट है जिसे हम संजीवनी कहते जी हैं, जी जी ठीक है ना। संजीवनी जिसका पुरानी कथाओं के अंदर जिक्र आता है, संजीवनी बिल्कुल मत भूलना। एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया इसका, जी जी एनसीईआरटी ने बिल्कुल डायग्राम दिया है, लेकिन डायग्राम को नामांकित नहीं किया है बेटा, याद रखना थोड़ा सा। एनसीईआरटी डायग्राम देख करके उसको नामांकन पूछ सकता है, जी क्योंकि एनसीईआरटी सारी चीज छुपी हुई चीजों को जानना चाहता है, जी ठीक है। जिम्नो के बारे में, अब टेरिडो से हम जिम्नो पर आते हैं। जिम्नो के बारे में याद रखना, जिम्नो स्पर्म के अंदर सब तरह के प्लांट मिलेंगे, हरगिज नहीं मिलेगी, याद रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वहाँ एक लाइन लिखी हुई है, ये मिलते हैं, वहाँ ये नहीं लिखा है कि हर बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। और जिम्नोस्पर्म फर्स्ट ऐसे प्लांट है जिसके अंदर पोलिनेशन डेवलप हुआ है, याद रखना बेटा। पोलिनेशन, पहली बार पोलिनेशन शब्द जहां आया है वो है जिम्नोस्पर्म। और कौन सा पोलिनेशन, याद रखिए, ये जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी इस तरह का आया है, ठीक है। आवर्त बीजी के
लाक्षणिक गुण के अंदर एक ऑप्शन डाल दिया था कि पुष्पों में वायु परागण, ठीक है, जबकि वायु परागण जो है मोस्ट कॉमन नहीं है एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म में इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे कॉमन है, वायु परागण जो है एकमात्र मैकेनिज्म है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म में। तो ये पूछी जा सकती है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ 2-3 साल के जो नीट के पेपर्स हैं उसमें पाइनस से पता नहीं क्यों उसको इतना लगाव है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी की अगर देखें तो मॉर्फोलॉजी में आपको फैमिली के एग्जांपल याद रख लेने बेटा, फैमिली के एग्जांपल, और 2 चीजें याद रखनी उसमें, फैमिली के एग्जांपल के साथ साथ बीजांडन्यास को याद रखना है, ठीक है, और फाइलोटैक्सी पर्णविन्यास को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। केलोट्रोपिस को हरगिज नहीं बोलना, तंबाकू को हरगिज नहीं बोलना, मॉर्फोलॉजी में यहाँ कंप्लीट होता है। एनाटॉमी के अंदर अगर हम देखें तो एनाटॉमिकल पार्ट में वेसल्स के बारे में जनरली पूछा जाता है जी। वेसल्स है, वेसल कंपोनेंट जो है उसके बारे में पूछा जाता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन जनरली बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ बड़ा इजी है। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कोर कैम्बियम क्या है और वेस्कुलर कैम्बियम, बस इतना सा याद रखना है। जी जी जी। इसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी जो है, प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे सर ने बताया कि हार्मोन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हार्मोन रिप्रोडक्शन के अंदर भी आता है, ठीक है। हार्मोन जो है सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, सेल डिवीजन वाले चैप्टर से रिलेटेड भी है जी जी। तो हार्मोन पर प्रश्न बनेगा। इसके अलावा रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इन पे सब पे 1-2 क्वेश्चन के आसपास बन करके एक अच्छा कवर करता है। और इसके बाद अगर हम 12th एनसीईआरटी की बात करें तो बिल्कुल रिप्रोडक्शन पे 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में। एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस के बारे में पूछा है। और एक और क्वेश्चन है जो बहुभ्रूण था जिसको हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, उससे भी एग्जामिनर को लगाव है, याद रखिएगा। अदरवाइज डबल फर्टिलाइजेशन तो कॉमन सा है, सर ने बता ही दिया। इसके बाद में जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इकोलॉजी में जैसा सर ने बताया बहुत कुछ सर ने कह दिया, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो कोई और संभावना रहती नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। आपने जो नीट और आईसीआर और बीएचयू के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनके बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चा स्पेशली आईसीआर की तैयारी कर रहा है और बीएचयू की तैयारी कर रहा है वो आपके ने जो पॉइंट बताए हैं, जो बातें बताई है, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेगा और अपना जो रिजल्ट है उसमें 4 चांद लगाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि अपना जो आज का जो सेशन है वो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में सुरेंद्र जी से जानना चाहूँगा कि आपका जो जू का पोर्शन है उसमें कौन से टॉपिक आईसीआर के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। जी जी सर, तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आईसीआर और नीट की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक अपना आता है एनिमल डाइवर्सिटी। तो एनिमल डाइवर्सिटी का उतना वेटेज नहीं है जी, पर सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो ट्राई ये करना चाहिए कि जिसका वेटेज ज़्यादा है वो अपन पहले कवर करें। जी, स्मार्ट स्टडी करें। हाँ, स्मार्ट स्टडी करें। तो उसके बाद जैसे अपने पास आ जाता है एनिमल टिश्यू और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से अर्थवॉर्म और कॉकरोच में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर अपने पास ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है जी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा सा अपग्रेड लेवल है जेड की तुलना में अगर अपन देखें तो जी। तो लगभग फिजियोलॉजी से पूरी लगभग 10 से 11 सिस्टम से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरी फिजियोलॉजी से। और उसके बाद जो 12th का सिलेबस है उसमें रिप्रोडक्शन में से एक अच्छा 5 से 6 क्वेश्चन कवर होते हैं जी, जी। और उसका हर एक सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हार्मोनल कंट्रोल हो गया। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो इवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा वेटेज है जी, जी। और इवोल्यूशन में जैसे अपने पास कम से कम जो इवोल्यूशन ऑफ मैन है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आईसीआर और नीट की बात करूँ तो बहुत बार हॉर्स का भी जो डेवलपमेंट है वो पूछा जाता है। सही बात। और इवोल्यूशन और एनिमल किंगडम को इंटरलिंक करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एप्लीकेशन बढ़ जाती है, लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अपन देखें तो उसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी में से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में से जी, जी। तो आपको इम्यूनिटी, एक्टिव, पैसिव, उसके जो सेवरल टाइप्स हैं वो आप देख सकते हैं। जी, जी। एक माइनर टॉपिक और है ड्रग कंट्रोल, उसी में ही ऐड हो जाता है। जी।
तो कैसे उसका अब्यूज हो जाता है, कैसे एडिक्शन हो जाता है, उसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं ड्रग्स के। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन 101% आता ही है। तो ये एक पूरा कोर सिलेबस है 11th और 12th का, जिसको आप बहुत अच्छे से प्लान करके एक शेड्यूल में फिक्स करके पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंगली वेटेज। जी, बहुत अच्छा सर। और बाकी तो एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है, लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी पढ़ती जाइए जी। तो एनसीईआरटी से आपका ऑलमोस्ट 90% ही कवर हो जाता है। और सर आईसीआर और नीट में क्या है, अपन 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मान के चलते हैं। जी। तो वो आउट ऑफ ओवरऑल पेपर में। ओवरऑल जी। और क्योंकि जैसे थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है आईसीआर में, आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो थोड़े से ज़्यादा आएंगे, थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो पूरे साल भर आपको सीखने को मिलती है। रॉयल इंस्टीट्यूट में जो क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। जी। तो यही है। जी सर, बहुत अच्छा सर। जू का जो भी पोर्शन है और आईसीआर की, नीट की या बीएचयू की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो सर ने अपने को बता दिया है। अब क्योंकि जेईटी के ऊपर अपनी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन जेईटी के अंदर एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी का कुछ पोर्शन है, उसमें क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, अपन डॉक्टर कुलदीप जी सर से चाहूँगा कि आप लोग सर उसके बारे में बच्चों को बताएं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर जैसे अपने वेटेज की बात की, 10 क्वेश्चन इसके लगभग पूछे जाते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लांट प्रोटेक्शन है सर, उसको क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा। जैसे एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में सिलेबस में एक्चुअली में क्या है, सिर्फ 6 इंसेक्ट दे रखे हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट जो हार्मफुल है, और एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है जो हनी बी, जो सिर्फ जेड के सिलेबस में दे रखा है। वहीं अगर आईसीआर के सिलेबस में अपने बात करें तो आईसीआर के सिलेबस में कुछ स्पेशली कोई एंटोमोलॉजी का पार्ट इंक्लूड नहीं किया हुआ है। लेकिन एंटो के क्वेश्चन किस रेफरेंस में पूछे जाते हैं, जो अपने हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी में जो क्रॉप्स पढ़ते हो आप, फील्ड क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, उनसे रिलेटेड इंसेक्ट पेस्ट के क्वेश्चन कई बार डाल दिए जाते हैं। इसी प्रकार अगर बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात करें तो 3 बेनिफिशियल इंसेक्ट है, उनसे क्वेश्चन आईसीआर में आने के चांस है, क्योंकि उनका उसमें सिलेबस में दे रखा है आईसीआर, तो उसके आने के चांस ज्यादा है। अगर जेड आईसीआर में देखें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांस है प्लांट प्रोटेक्शन से। वहीं अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट किसके लिए बन जाता है, जेड के लिए। जेड के एग्जाम में इसके लगभग 10-11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले अगर अपने बात करें एंटोमोलॉजी, तो एंटोमोलॉजी में जैसे अपने देखा कि इसके अंदर अपने इंसेक्ट पेस्ट दे रखे हैं। इंसेक्ट पेस्ट वैसे मोस्टली 6 इंसेक्ट पेस्ट इनके दे रखे हैं जो हार्मफुल है, बट उसके अलावा भी एक बार क्वेश्चन आ गया बेर की फ्रूट फ्लाई का। बेर की फ्रूट फ्लाई इनके जेड के सिलेबस में नहीं दे रखी, लेकिन कहाँ दे रखी है, 12th के सिलेबस में दे रखी है, तो वहां से वो क्वेश्चन पुट हो गया। तो मैं ये भी कहूंगा कि जो 12th का सिलेबस है उसको भी एक बार दिमाग रीडिंग जरूर मार लें एक बार, कि उससे क्वेश्चन पुट होने के चांस है। और वैसे क्लासेस में अपने डिटेल से इनके बारे में पढ़ा दिया, डिस्कस किया है इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात करें तो इंसेक्ट पेस्ट जैसे अभी दे रखा है इनके सिलेबस में, ग्रास ऊपर दे रखा है। लेकिन ये जेड वालों ने क्या किया, ग्रास ऊपर दे दिया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ग्रास ऊपर और लोकस्ट एक है, यानी टिड्डी और ग्रास ऊपर एक है, जबकि टिड्डा और टिड्डी दोनों अलग अलग है। टिड्डा बोलते हैं ग्रास ऊपर, जिसको अपने फड़का बोलते हैं, ठीक है, और टिड्डी होती है वो लोकस्ट होती है। अब इंपोर्टेड पेस्ट कौन सा बन गया, लोकस्ट बन गया। ग्रास ऊपर इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसके क्वेश्चन ज्यादा कोई पुट हुए भी नहीं है पीछे में, जितना अपने एग्जाम देखे। मैं बीच में रोकना चाहूंगा कि इस बार जैसे टिड्डी का प्रकोप ज्यादा रहा, मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस है। हाँ, तो इसके क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है। टिड्डी में भी क्या है, टिड्डी में मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एक तो इसकी प्रजातियां हैं, 3 प्रजातियां, उसमें सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी है, जिसका भी अटैक हो रहा है, जिसको रेगिस्तानी टिड्डी बोलते हैं, उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मैनेजमेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटोमोलॉजी और ये पैथोलॉजी की खासियत ये है कि इसके अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड क्वेश्चन में अपने जैसे मैनेजमेंट है, पूछ लिया कि लोकस्ट का मैनेजमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, तो अभी रिसेंट में क्या यूज हो रहा है, जैसे मेलाथियान, क्लोरोपाइरिफोस केमिकल है वो यूज हो रहे हैं। इसी प्रकार सबसे ज्यादा फोकस ये चल रहा है कि जैसे एरियल स्प्रे करवा रहे हैं तो उसमें केमिकल यूज कर रहे हैं। केमिकल अब अपने नीचे अपने ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं तो यूज नहीं कर सकते, तो अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फंगस है मेट्राइजियम, उसका यूज करते हैं अपने लोकस्ट के कंट्रोल के लिए। तो इनसे लोकस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के इस बार चांस है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद मैंने इंसेक्ट की बात की, 10 इंसेक्ट पेस्ट है, तो उनके बारे में तो आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। मतलब इंसेक्ट पेस्ट में अगर 7 या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन इंसेक्ट पेस्ट में से मिल जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। बाकी बचे 3 क्वेश्चन वो आपका आईपीएम कवर करेगा, ठीक है। तो
जो इंसेक्ट पेस्ट है उसका एक एक चेप मतलब एक एक पॉइंट, जैसे अगर उसके अपने स्टार्टिंग में बात करें क्लास ये अपने वर्गीकरण की, जो उसका नाम है वैज्ञानिक नाम, उसके बारे में पूछ लेते हैं, उसके कुल के बारे में पूछ लेते हैं और उसके गण के बारे में पूछ लेते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आते ही आते हैं। जी। और उसी में जैसे दो प्रकार के क्वेश्चन, दो प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, एक तो फील्ड क्रॉप में लगने वाले होते हैं, एक स्टोरेज में लगने वाले। स्टोरेज में जो कपड़ा बीटल इनके दे रखा है, कपड़ा भ्रंग, उसके बारे में दे रखा है इनके सिलेबस में, उसका क्वेश्चन हर साल फिक्स है। एक क्वेश्चन टर्माइट में फिक्स है, दीमक है, दीमक का एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और वो क्वेश्चन फिक्स है, वो भी दीमक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी फिक्स है, वही पूछा जाएगा कि दीमक के अंदर सेलुलोज के पाचन के लिए कौन सा एक होता है, जो ट्राइकोनिफा प्रोटोजोआ वो पाए जाते हैं कहाँ पर, आहार नाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप बदल के पूछ सकते हैं, प्रोटोजोआ कौन से पार्ट में पाया जा सकता है, या जो अपने इंसेक्ट्स के अंदर होता है सेलुलोज के डाइजेशन के लिए क्या हेल्प करता है, ऐसे क्वेश्चन दीमक के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में इंसेक्ट में ही बात करें अपने लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइफ साइकिल में पूछ लिया कि इसके अंडे किस प्रकार के होते हैं, अंडे कौन से भाग पर दिए जाते हैं पौधे के, और उसके बाद में जो उसका नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर इंसेक्ट का। लगभग कोई हर एग्जाम में एक आधा इंसेक्ट उठा लेंगे, उसके बारे में पूछ लेंगे इसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसकी कौन सी अवस्था पौधों में नुकसान पहुंचाती है। ये क्वेश्चन हर बार हर इंसेक्ट का पूछा जाता है। तो ये तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, इंसेक्ट का कोई पॉइंट छूटना ही नहीं चाहिए कुल मिला के। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है कि प्यूपावस्था कहाँ पर होती है, कहीं की जमीन में होती है, कहीं फल के अंदर होती है, कहीं की तने के अंदर होती है। तो ये जो 10 इंसेक्ट है इनको तो आपको गोद के पी जाना है, इनके कोई चीज मिस होनी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे कि एंटोमोलॉजी है, इसके तो हमें केमिकल के नाम नहीं याद होते, इसमें हमें साइंटिफिक नाम नहीं याद होते, तो क्या जो छोड़ देते हैं, क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है आपके कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन। फिर बात आती है प्लांट पैथोलॉजी की। अब प्लांट पैथोलॉजी में बात आई तो बोलते हैं इसके भी वही साइंटिफिक नेम, रोगकारकों के नाम आपको याद करने हैं, बोले ये याद नहीं होते। फिर फंजीसाइड आते हैं, एंटीबायोटिक्स आते हैं, उनके नाम याद नहीं होते, वो स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन ही डायरेक्ट वहीं से पुट होते हैं। जी क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से पुट होते हैं। वापस आते हैं अपने एंटोमोलॉजी में, तो आईपीएम का पार्ट बचा। आईपीएम के पार्ट में से डायरेक्ट एप्लाइड क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। जनरली क्वेश्चन पूछे जाते थे केमिकल कंट्रोल के, रासायनिक नियंत्रण, तो उसमें केमिकल्स के नाम है। वो नाम कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सा केमिकल कौन से ग्रुप का है, अलग अलग ग्रुप्स है इसके अंदर, उन ग्रुप्स का वो रिलेटेड है, आपको याद रखना है कि ये केमिकल इस ग्रुप का है, ये केमिकल इस ग्रुप का है, इस हिसाब से। और मैनेजमेंट में 10 इंसेक्ट है, उनके बारे में सिर्फ पूछा जाता है। जनरली पूछा जाता है सफेद लट के बारे में पूछा जाता है, जिसका मैनेजमेंट मोस्टली पूछा जाता है। लोकस्ट के मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है, और इसके अलावा पूछा जाता है एक अपने कपड़ा भ्रंग के इसके मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन अभी अपने आईसीआर में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया इस सिलेबस में आपको आईसीआर में एक ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा सर जी। जो जेड का सिलेबस है इसमें से एक ही क्वेश्चन नहीं आता, आईसीआर में मिलता ही नहीं आप जी। क्या मिलेगा आईसीआर में? क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जो क्रॉप दे रखे हैं, वेजिटेबल दे रखे हैं, क्रॉप्स दे रखे हैं, उनके इंसेक्ट पेस्ट उनमें से कोई भी डाल देंगे। कोई भी इंसेक्ट उठा के डाल दिया, जैसे गर्डा बीटल लोग बीएससी कर जाते हैं एग्रीकल्चर को, वही नाम नहीं सुनते, गर्डा बीटल किसका पेस्ट है, ये डाल देते। तो उसको आप थोड़ा जैसे एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपके इसमें कुछ इंक्लूड किए हुए हैं इंसेक्ट पेस्ट टेबल फॉर्म में, तो वो उससे आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सी बार एनिमल डाइवर्सिटी, मतलब अगर आईसीआर और नीट की अपन बात करें जी, तो ये एनिमल डाइवर्सिटी में क्लासेस में पूछा जाता है। हाँ, क्लासेस में आता है सर। इंसेक्टा बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। इंसेक्टा क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि सबसे लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा है, इसलिए इसके क्वेश्चन जनरली जूलॉजी में हर कहीं मिल सकता है। उसके बाद में बेनिफिशियल इंसेक्ट है, तो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट है हनी बी। हनी बी के 2 क्वेश्चन है जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होता है। एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था कि हनी बी का मुख्य उत्पाद कौन सा है? मुख्य उत्पाद कौन सा? मुख्य उत्पाद में बच्चे सब शहद उत्पाद नहीं है, मधुमक्खी शहद उत्पादन थोड़ी कर रही है, वो तो शहद बना रही है। मुख्य उत्पाद है उसका मोम, जो छत्ता बनाती है, वैक्स है जो, वो उसका मुख्य उत्पाद है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया एक बार, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मधुमक्खी का सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक महत्व वो क्या है? वो क्या है? बच्चे बोले शहद उत्पादन। शहद उत्पादन नहीं है, क्या है? परागण है, क्योंकि प्रकृति में 98% या 99% बोल सकता हूँ परागण कौन करती है? मधुमक्खियाँ, ठीक है। इसलिए ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में अपने आके बात करते हैं, तो एंटोमोलॉजी की बात थी, जिसके अपने को 7 से 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं जेट में, और 2 से 3 क्वेश्चन आईसीआर में मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें प्लांट पैथोलॉजी की, तो प्लांट पैथोलॉजी में इनके रबी क्रॉप्स दे रखी है, खरीफ क्रॉप्स दे रखी है, ठीक है। रबी फील्ड क्रॉप्स कौन सी है, खरीफ फील्ड क्रॉप कौन सी है, उनसे आप जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो कोई डिजीज का नाम दे दिया कि वो कौन से फसल की डिजीज है, या कोई डिजीज का नाम दे दिया वो कवक से होती है, अपने जीवाणु से होती है या विषाणु से होती है, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं। एक लॉजिकल क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि कौन सी पादप रोग है, कौन सा पादप रोग है जो संक्रामक नहीं है।
अब संक्रामक और असंक्रामक पूछ लिया, अब वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो असंक्रामक हो गया जो जिससे संक्रमण नहीं कर सकते, या अपने कोई रोगग्रस्त पौधा है उससे स्वस्थ पौधे में वो नहीं जा सकता है, ऐसा कोई। तो जैसे जितने भी रोग कारकों से उत्पन्न होने वाले रोग है वो सब किस में जाएंगे, वो संक्रामक रोग हो गए। और जो अपने बिना रोग कारकों जैसे कोई वातावरण के कारण हो रहा है, कोई न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहा है, वो सब असंक्रामक रोग हो गए। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसमें पैथोलॉजी में घबराने की जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है पैथोलॉजी में, लास्ट में अभी जैसे एग्जाम डेट पास में है तो अपने को ज्यादा फोकस रखना है कि एक तो रोग कारक आपको याद रखने कौन सी, एक तो पहले तो सबसे पहले बीमारी याद रखनी है कौन सी फसल की है, उसके बाद में आपको याद रखना है कि कौन सी बीमारी है, कौन से रोग कारक से होते हैं, उस रोग कारक का आपको अपने नाम याद रखना है, जो साइंटिफिक नेम है वो उसका पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा वो कोई डीपली क्वेश्चन इससे नहीं आता है। इसके बाद में कुछ केमिकल्स है, जैसे मैंने अपने क्लास में डिटेल से पढ़ा है, अगर आपने क्लास अटेंड किया तो उसमें जो केमिकल्स है उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट इतना आता है कि ये केमिकल अपने फंजीसाइड है या अपने एंटीबायोटिक है या इंसेक्टिसाइड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है प्लांट पैथोलॉजी में, जो वायरल डिजीज होती है, जो वायरस से जो डिजीज होती है उनका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो उनके मैनेजमेंट के लिए कोई वैक्सीन तो आती नहीं है प्लांट में, उनके मैनेजमेंट के लिए एक तरीका है वो इंसेक्टिसाइड का यूज करना। ये मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इसलिए। उसके बाद में निमेटोलॉजी की बात आती है, बहुत छोटा सिलेबस है, उसका लगभग एक बार क्वेश्चन पूछा गया शायद अभी तक, बट अपने सिलेबस में अपने को उसमें ध्यान में रखना है थोड़ा कि इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें सिर्फ आपको निमेटोड्स के जो 3 डिजीज है उनके बारे में आपको ध्यान में रखना और उनके रोग कारकों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटा सा सिलेबस है लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है। अगर इसमें आपने पकड़ बना ली तो आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और यही आपके रिजल्ट को डिसाइड कर सकता है। बहुत बढ़िया। कुल मिला के पूरी एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी को आपने सर ने कुल मिला के पूरी एंटो और पैथो को सर ने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दी है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस पे स्पेशली ध्यान देना है। और आपने इस पूरे मंथन में ये तो निचोड़ निकाल लिया होगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर सिलेबस में एक एक पॉइंट पे जो है ध्यान दिया जाता है और हर स्टाफ ये भी ध्यान रखता है कि अगले साल कौन सा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और लगभग जो ये लोग बताते हैं उनमें से ही बैठते हैं, क्योंकि एनालिसिस करने पे ये आइडिया लग जाता है कि किसको छोड़ना है किसको करना है। यहाँ हर एक चीज़ को बहुत डीपली पढ़ाया जाता है और लॉजिकल इस तरीके से लगाया जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसीलिए जो है एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा बेस्ट से बेस्ट एग्जाम में दे पाता है। उसके पीछे मैं हर बार बोलता हूँ कि सिलेक्शन के पीछे क्या कारण, तो पहला कारण मैं ये बोलता हूँ स्पष्ट कि स्टाफ कारण है। तो अब आपके शायद समझ में आ गया होगा ये। चलो अब आगे चलते हैं अपन। काफ़ी लंबा टाइम अपने को हो चुका है, इसलिए अब जो भी पॉइंट है वो शॉर्ट में लेंगे और सभी स्टाफ से अपन व्यू जानेंगे कि लास्ट में सर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि सर लंबा टाइम हो गया और भी मेरे पास क्वेश्चंस की लिस्ट पड़ी है लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं शॉर्ट में चाहूँगा कि जो और क्वेश्चन है जो आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो आपके दिमाग में बच्चों के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब एक ही क्वेश्चन में बता दें और बहुत ही कम टाइम में बताएं सर। सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूँगा कि आप बच्चों को सर क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में। बेटा आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा मैं कि आप जो तैयारी कर रहे हो आप ये मान के चलते हो कि सिर्फ जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी का एग्जामिनेशन हॉल में पेपर है, तो ये गलत है। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि मेरा मानना है आपके साथ में 3 हिडन एग्जाम और हो रहे हैं CCT। पहला है कॉन्फिडेंस, आपका एग्जामिनेशन हॉल में पेपर पूरा इंडिया दे रहा है सर। जी बेटा पेपर पूरा इंडिया दे रहा है लेकिन सभी उसी बुक से पढ़ के आ रहे हैं, सबका अच्छा पढ़ा हुआ है जी। लेकिन पछतावा किनको होता है जो इन CCT इन 3 एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ये हिडन एग्जाम है। पहला कॉन्फिडेंस, एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप अगर कॉन्फिडेंस लूज करते हो तो दिक्कत। दूसरा है पहला C कॉन्फिडेंस के लिए हो गया, दूसरा C है कंसंट्रेशन। अगर वहाँ कंसंट्रेशन आपने नहीं बनाई तो वहाँ आप अगर कॉन्फिडेंस लूज है और कंसंट्रेशन नहीं है तो आपको क्वेश्चन आता हुआ भी आप गलत करोगे 100%। जी ठीक है। और तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। अगर दोनों नहीं है तो तीसरा अपने आप नहीं है। जी। और ये कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और टाइम मैनेजमेंट अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो बेटा आप चाहे कितना पढ़ लो एग्जामिनेशन में इन चीज़ों को बरकरार रखना जरूरी है। ये चीज़ें होगी तो आपके सारी चीज़ें काम करेंगी। जी सर जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं सर से चाहूँगा बच्चों को मैसेज दें।
हाँ, तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम टाइम है, आप बिल्कुल फ्रीडम रहो, पहले इसको पूरी नींद पूरी करो, जितनी आपको जो आपके डेली रूटीन में नींद थी उतनी पूरी नींद को पूरी करो। उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप क्लास ले रहे हो, उसके बाद आप रूम पे जाओ, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहीं तक पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन है ना। बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में आप डायग्राम में ज़्यादा समझने की कोशिश करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेन फोकस करो। रोल इंस्टीट्यूट में उदयपुर में यहाँ आपको ऐप में भी क्वेश्चन है, यहाँ पूरे सीटें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, सब पूरा मटेरियल आपके पास प्रोवाइड है, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक नेगेटिव जो थॉट है उनसे दूर रहो, जो भी आपको नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ठीक है। एग्जाम टाइम में काफ़ी होते हैं कि यार एग्जाम आगे क्या होगा, उन चीज़ों से आप दूर रहो, हट के रहो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रहो। नेगेटिविटी से दूर रहना है कि भाई नेगेटिविटी क्या है, उन सब चीज़ों जो भी आपको नेगेटिव थॉट दे रहे हैं उनसे आप बिल्कुल हट के रहो, ठीक है सर। इसके अलावा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बहुत अच्छा सर। सर जो मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा, जो चीज़ ऑब्जर्व की कि अपने जैसे सेशन पूरे साल चल रहा था तो बच्चे आके पूछते कि सर कितने मार्क्स लाए तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। जी जी जी। ये कितने गलत, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप पहले से मत डिसाइड करो कि इतने मार्क्स आएंगे और इतने क्वेश्चन अटेंड करेंगे। जी जी जी। क्योंकि ये सब चीज़ें डिपेंड करती है पेपर पे। अगर पेपर टफ है तो मे बी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आप जो क्वेश्चन 90 दिमाग में बैठो हो सकता है 60 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन। जी जी सर जी। तो अगर आप दिमाग में सेट करोगे तो नेगेटिव करके आओगे, तो आपको इन चीज से दूर रहना है। पहले से ये भी डिसाइड नहीं करना है कि इतने मार्क्स में, क्योंकि हो सकता है पेपर बहुत इजी है, कट ऑफ हाई चली जाए। तो जितना हम क्वेश्चंस कर सकते हैं वो उसी टाइम एट द स्पॉट आपको पता चलेगा, आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहले से नहीं डिसाइड करना। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सर का यूँ कहना है कि अगर मान लो 150 पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 150 की तैयारी रखो और किसी को ये मत कहो कि मैं 130 करके आ जाऊंगा। आप ये कहो कि 150 का पेपर है, मैं पूरी तैयारी की है मैंने, अब मुझे पेपर में जो आएंगे उतने में करके आ जाऊंगा। अपने आप को पहले बांध दो मत जाल में कि नहीं मैं ये करके दिखा दूंगा। सब चीज़ें पेपर पे डिपेंड करती है और जो काम अपने हाथ में नहीं है उनकी जिम्मेदारी कभी भी नहीं लेना चाहिए ताकि अपने को टेंशन नहीं हो। अब मैं सर चाहूँगा कुलदीप सर से एक बच्चों को मैसेज। जैसा कि सभी सर ने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई, कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि जिंदगी में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको क्या रखना होगा, एटीट्यूड है जो अपना वो पॉजिटिव रखना होगा। जो आपका एटीट्यूड है वो आपको फ्यूचर को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगा। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप जो आप चाहते हो वो आप पालोगे। दूसरा, आपका दिमाग क्या है, आपका दिमाग है बच्चे को क्या होता है, जो चीज़ अपने सिखाते हैं बड़ा होकर वो वही करता है। तो दिमाग को अगर आपने बार बार ये बोला कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे याद नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। वही अगर आपने दिमाग को बार बार बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं कर सकता हूँ, ये इजी है मेरे लिए, जो चीज़ दिमाग को बोलते जाओगे वैसा आप रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एग्जाम में जाने के बाद में एग्जाम कर लिया, उसको लगा कि मतलब अच्छा भी आया, हो सकता है एग्जाम थोड़ा सा हार्ड आया हो, उसने अपने क्वेश्चन जितने वो उससे कर लिए, फिर वो उसके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता। वो कारण क्या कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, खुद पे कॉन्फिडेंस है तो वो कर सकता है, लेकिन वो उसको विश्वास नहीं रहता। फिर वो क्या करता है, एक दूसरे की तरफ कोशिश करता है, इधर ध्यान गया, इसकी ओएमआर शीट है पूरी ब्लैक हो रखी है, मतलब पूरे गोले भर रखे हैं। फिर बोला यार अपना तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब ऐसे नहीं पता कि वो बंदा क्या पता तुक्के लगाने आया, आपको विश्वास थोड़ी वो सिलेक्शन करवाने आया। मैं बात कर रहा था कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन। बस कंसंट्रेशन साइड में नहीं रखनी, अपनी ओएमआर शीट में साइड में रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कोई वायरल डिजीज आती है तो अपने क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज आती है तो बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, बट एग्जाम में अपने को मेंटल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। एक दूसरे की अगर ओएमआर शीट में आप देखोगे तो उससे फिर क्या होगा, बच्चा स्ट्रेस में आएगा, फिर अपनी ओएमआर शीट में क्या करेगा, वापस पेपर को खोलेगा, वापस गोले भरना स्टार्ट। ऐसा फिर कौन से गोले भरेगा, जो 3 या 4 चारों में अगर उसको अपनी कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन है, फिर भी वो गोले भरना चाहिए और वो सब नेगेटिव जाते हैं। और वहीं अगर वो उधर ध्यान नहीं दे, खुद का ध्यान दिया, पॉजिटिव माइंड से किया, जितने उसको लगा कि हाँ ये करेक्ट है मेरे, वहाँ तक किया तो उसका 100% सिलेक्शन होने के चांस है। इसलिए अपने जो मेंटल डिस्टेंसिंग है वो जरूर बना के रखें। बहुत बढ़िया सर। अब मैं सुरेंद्र जी से चाहूँगा बच्चों को एक मैसेज दें। तो अपने क्या है कि जैसे जो भी अपना सिलेबस है अकॉर्डिंगली टाइम की, या जैसे 1 महीने बाद पेपर है तो उसके अनुसार अपना सिलेबस डिवाइड करें और एक डिसिप्लिन मैनर में उसको पढ़ते जाइए। जैसे सर ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और इस दौरान क्या होता है कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं वो आपके आसपास घूमती है।
जैसे मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप फेसबुक हो गया, जो सोशल साइट्स हो गई, या कुछ ऐसे पीर प्रेशर, ऐसे दोस्त अपने होते हैं जो परीक्षा के दौरान अपना मॉरल डाउन करते हैं, तो कृपया इनसे दूरी बनाए रखें और अपने परीक्षा पे ध्यान केंद्रित करते हुए सिर्फ अपने सिलेबस की ही बातें करें और उसी से जुड़े रहें। सही बात। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू हाँ सर। सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जी जी। मेरे सभी गार्जियन से ये निवेदन है कि आप स्टूडेंट पे इतना लोड ना दो, जी जी। उनको बिल्कुल फ्रीडम रखो, है ना, जितना उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उनको रहने दो, जी ठीक है, और उन पे और लोड मत करो। सर ने जैसे कहा है कि बच्चे को फ्री रखना चाहिए, टेंशन लास्ट टाइम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे एक्चुअल में मेहनत करते हैं, उनको वैसे भी टेंशन रहती है। अगर वो फ्री की बात है तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर आपके गांव के आपने एडमिशन कराया था, क्या नाम उसका, अजय करके बच्चा था चोमू साइड का, तो वो भी शायद जेट में सिलेक्ट नहीं होता। बताना उसके बारे में क्या नाम बिल्कुल उसका? सर, ये बिल्कुल सही बात है। अजय कुमावते मेरे जस्ट पास के गांव का था, उसके बारे में बता देता हूँ कि उसने कंटिन्यू हार्डवर्क किया, लेकिन उसका क्या हुआ, जेट में किसी भी कारणवश अपनी किसी भी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, उसने सर के पास से कांटेक्ट किया, सर मेरा जेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूँ। सर ने उसको गाइडलाइन दिया कि भाई अभी भी तेरे पास 2 मौके हैं। इसके अलावा उसने आईसीआर को टारगेट किया। आईसीआर को टारगेट करने के बाद पहले इंदिरा गांधी कॉलेज में गया, उसके बाद में वो महाराष्ट्र टॉप यूनिवर्सिटी में है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में फेलियर हो जाओ तो आप रुक जाओ, आप कंटिन्यू हार्डवर्क करते रहो और आप टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। ऐसा ही मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो 0 लेवल से उठ के अच्छी यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं। जी जी। तो यही है सर, कंटिन्यू हार्डवर्क का। बहुत बढ़िया। कुल मिला के आज जो अपनी मीटिंग रही है, स्पेशली मुझे पूरी उम्मीद है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से लेके जो भी डाउट थे, आज हमारे संस्थान के जो भी द्रोणाचार्य हैं उन्होंने एक एक करके सभी आपको कंप्लीट क्लियर कर दिए हैं। कुल मिला के एक अच्छी पढ़ाई, कंसेप्ट के साथ पढ़ाई, टाइम मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब कुछ पढ़ने के बाद में आप ओमार में क्या करके आते हो, तो आपके लिए ये भी एक चीज़ मायने रखने वाली है कि आप पेपर एग्जाम हॉल में आपके पास जब पेपर हाथ में आ जाता है तो आप पेपर के साथ कैसे खेलते हो। आप टेंशन के साथ खेलते हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर टारगेट लेके चलते हो। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया स्पेशली कि पेपर हाथ में आने के बाद में बच्चे को क्या करना चाहिए। सब चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, किस पैटर्न से करना है, कि जो मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं पहले वो मैं कर लूँ, उसके बाद में जो नहीं आ रहे वो सेकंड राउंड में करूँ, जो बिल्कुल कभी सुने ही नहीं है वो थर्ड राउंड में करूँ। उसके बाद में जब बच्चा ओमार भरता है तब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, पेपर को पढ़ते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसका पूरा मैंने एक 35 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। मैं चाहूँगा कि एक बार किसी बच्चे को पेपर से रिगार्डिंग कोई डाउट है तो उस वीडियो को वो जरूर देखें। इसके अलावा सभी चीज़ें लमसम हमने आपको कंप्लीट कर दी हैं, और जैसे जैसे हम फैकल्टी से आपको रूबरू करा रहे हैं, आपकी एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आज पूरे भारत के अंदर अगर रॉयल इंस्टीट्यूट का नाम चल रहा है उसके पीछे पूरा हमारा सिस्टम काम कर रहा है, और छोटी छोटी चीज़ों को हम हर एक जगह से लेके, मतलब जो आज रॉयल इंस्टीट्यूट का नाम पूरी अच्छा, ये जैसे जैसे हम आपको स्टाफ से रूबरू करा रहे हैं तो आपके एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि इस संस्थान की तरफ से जो बेस्ट रिजल्ट हम देने में कामयाब रहे हैं उसके पीछे पूरा हमारा सिस्टम काम कर रहा है। स्टाफ से लेके, सबसे पहले स्टाफ आता है, मैं हर बार बताता हूँ, सबसे पहले मेन स्टाफ होता है, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए और वो पूरा आपको समझाना आना चाहिए। आपने कोर्स पूरा करा दिया उसमें और कोर्स आपने समझा के बच्चे को याद करा दिया, उसमें दोनों में फर्क है। तो यहाँ जो स्पेशलिस्ट है हमारे पास वो आपको पढ़ाते ही नहीं है, समझाते ही नहीं, आपको वहां तक ले जाते हैं कि आप याद करो, और याद करने के बाद में पेपर में अटेंड करके आओ, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है हमारा। सबसे पहले बढ़िया पढ़ाना, फिर बच्चों के प्रॉपर टेस्ट लेना, फिर उनको अनुशासन में रखना, टाइम मैनेजमेंट सिखाना, एक एक मिनट का कैसे यूज करना, वो सब चीज़ें सिखाना। इसके अलावा बच्चों को फिर हर 7 दिन 15 दिन से मोटिवेशनल स्पीच देना। ये पूरा एक सिस्टम हमारा काम करता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो इस संस्थान से जुड़े हैं, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, वो इसका पूरा फायदा उठाएं और आपके जो भी मिलने वाले उनके साथ इन सबको शेयर करें। और भी आपको किसी चीज़ को लेकर डिमांड है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप जो अपने साथीगण है मेरे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक साथ टाइम निकाला और बच्चों को इतनी आपने एग्जाम से रिलेटेड काम की चीज़ें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।